बार रीटाइम्स में। नमस्कार दोस्तों, आपका रीटाइम्स में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उद्देशिका की अर्थात प्रस्तावना की। तो देखिए दोस्तों, प्रस्तावना कहते किसे हैं, प्रस्तावना का मतलब क्या हुआ। प्रस्तावना अर्थात हम इसको कह सकते हैं अपने भाषा में परिचय पत्र। ठीक है, जैसे कि जब हम इस कॉलेज में जाते थे पढ़ने के लिए तो वहाँ पर हमारे पास एक आइडेंटिटी कार्ड होता था अर्थात परिचय पत्र। तो उसमें हमारे बेसिक जो जानकारी होती थी वो लिखी होती थी। तो इसी प्रकार ये उद्देशिका है, उसमें हमारा जो संविधान में जो लिखित सार है उसके लिए प्रस्तावना में ही दे दिया गया है। अर्थात इसको देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि जो संविधान है उसमें किस किस चीज़ की चर्चा की हुई है। तो आप समझ गए होंगे कि प्रस्तावना किसे कहते हैं। दोस्तों, ये प्रस्तावनी बनी कैसे, ये भी जानना आपका जरूरी है। तो दोस्तों, हुआ क्या कि जब भारतीयों द्वारा स्वतंत्रता की मांग की जाने लगी और उन्होंने ब्रिटिश सरकार के सामने कहा कि हम अपना संविधान चाहते हैं, तो 24 मार्च 1946 को 24 मार्च 1946 को ब्रिटेन से एक कैबिनेट मिशन भारत आया जिसमें 3 सदस्य थे, पैट्रिक लॉरेंस, स्टीफोर्ड क्रिस और एबी अलेक्जेंडर, जिन्होंने भारतीयों से कहा कि आप अपनी संविधान सभा गठित कर लीजिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से एक संविधान सभा गठित हुई। उस संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ठीक है दोस्तों, उस संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। यही उद्देश्य प्रस्ताव को संशोधित करके या फिर हम कहें इसका नाम बदल के इसको ही उद्देश्य का यह प्रस्तावना कहा जाने लगा दोस्तों। ठीक है, ये तो हम समझ गए कि प्रस्तावना बनी कैसे। अब दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि जैसे एग्जाम में पूछते हैं कि जो संविधान की शक्ति है वो किस में निहित है। तो संविधान की शक्ति किस में निहित है, आप उसमें विकल्प आएंगे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या फिर हम भारत के लोग या जनता। तो देखिए, संविधान की जो सर्वोच्च शक्ति निहित है वह भारत की जनता में निहित है, अर्थात भारत की जनता ही सर्वोच्च है। इसीलिए प्रस्तावना कहाँ से स्टार्ट हुई है, प्रस्तावना स्टार्ट हुई है हम भारत के लोग। दोस्तों, उसके बाद एक प्रश्न आता है कि यहाँ पर दोस्तों हो सकता है बाहर से थोड़ा साउंड आ रहा हो, उसको आप थोड़ा ध्यान मत दीजिएगा, आप केवल यहाँ फोकस कीजिएगा। ठीक है, तो जो उद्देश्य का है उसमें कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है। देखिए दोस्तों, तो उद्देश्य का में 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। वो 3 न्याय कौन कौन से हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है दोस्तों, तो उद्देश्य का में 3 प्रकार की न्याय की चर्चा की हुई है। आखिर हम समझ लेते हैं न्याय किसे कहते हैं। किसी के साथ भेदभाव ना हो उसके लिए हम न्याय बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद एक दूसरा प्रश्न बनता है कि संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। तो स्वतंत्र संविधान में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है जो कि उद्देशिका में दी हुई है। वो कौन सी है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कितने प्रकार की चर्चा है स्वतंत्रता की, 5 प्रकार। तो हम ये भी जान लें कि स्वतंत्रता कैसे किसे कहते हैं। कि स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ, किसी भी व्यक्ति पर अनुचित रोक टोक ना हो तो उसको हम स्वतंत्रता कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। यहाँ पर समानता शब्द नहीं है, यहाँ पर केवल समता है। अगर कहीं पे भी समता या समानता है तो दोनों की एक ही बात है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि संविधान में यह साफ साफ कहा गया है कि समाज में किसी विशेष वर्ग के लिए कोई विशेष अधिकार नहीं होंगे और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसलिए समाज में हर व्यक्ति के लिए मान सम्मान और आगे बढ़ने के समान अवसर उपलब्ध राज
कराएगा। ठीक है दोस्तों, ये दो प्रकार की हमारी समता की बात हो गई। उसके बाद यहाँ पर एक चीज हुई है कि उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, और हाँ नीचे दिया है सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। तो बंधुता का मतलब क्या हुआ, बंधुता अर्थात भाईचारा। यहाँ पर ये इस उद्देश्य का हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो हम भाईचारे को इस प्रकार बढ़ाएं, यह सुनिश्चित हो कि प्रत्येक व्यक्ति की मान सम्मान का ध्यान रखा जाए और जो राष्ट्र की एकता और अखंडता वो बनी रहे। आप समझ गए होंगे, मैं दोबारा बोल देता हूँ। मतलब बंधुता का मतलब यह है कि हम इस प्रकार से भाईचारे को बढ़ाएं जो ये सुनिश्चित करे कि व्यक्ति के मान सम्मान पर ठेस ना पहुंचे और जो देश की एकता और अखंडता बनी रहे। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पर एक तारीख दी हुई है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को दोस्तों हुआ क्या कि संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकार कर लिया गया, अर्थात इस स्थिति को संविधान स्वीकार कर लिया गया संविधान सभा द्वारा। यहाँ पर मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, ये हिंदू पंचांग के अनुसार एक तारीख दी हुई है। इसको आप ध्यान नहीं रख, मतलब इसको आप अगर एक बार ध्यान नहीं रखेंगे तो कोई भी बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पर तीन शब्द और इस्तेमाल हुए हैं अंगी। यहाँ पर दोस्तों ये शब्द है अंगीकृत, आत्मनियमित और आत्मा अर्पित। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हम इस संविधान को स्वीकार करते हैं। कौन स्वीकार करते हैं, जो ये संविधान सभा थी बनी हुई, वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम इस संविधान को स्वीकार करते हैं कानून की तरह और आत्मार्पित, अपने आप को हम इसके लिए समर्पित करते हैं। तो ये मोटा मोटी थी, आप समझ गए होंगे। ठीक है, जो यहाँ पर ध्यान रखने वाला है वो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कि संविधान में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है। तो तीन प्रकार की, स्वतंत्रता पांच प्रकार की और समानता दो प्रकार की। यहाँ से क्वेश्चन कोई भी एग्जाम हो आपको देखने को मिल ही जाएगा। हो सकता है कि वो आपको क्रम से लगवाए कि उद्देश्य में किस प्रकार से ये दिए हुए हैं, या फिर कौन कौन से न्याय हैं या नहीं है, वो आपको देखने के मिल जाएंगे। दोस्तों अब ये चर्चा आती है कि क्या हम इस उद्देश्य का जो आप देख रहे हैं इसमें संशोधन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों एक केस था वीरवारी बाद 1960, मैं इसको रफ कर देता हूँ। दोस्तों वीरवारी बाद में ये कहा गया कि जो उद्देशिका है जो आप देख रहे हैं ये संविधान का भाग नहीं है। जब संविधान का भाग नहीं है तो इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक बहुत चर्चित केस आपने सुना होगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज। ये केस 1973 में घटित हुआ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। जहां इस केस में कहा गया था कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है और उद्देशिका में संशोधन नहीं किया जा सकता, तो वहीं पर सुप्रीम कोर्ट अपने बयान से मुकर गया और उसने 1973 के भारतीय बनाम केरल राज्य में कहा कि जो मतलब उद्देश्य का है वो संविधान का ही भाग है और उसमें संशोधन किया जा सकता है। पर वहाँ पर उन्होंने एक कंडीशन रख दी। कंडीशन क्या रख दी, उन्होंने कहा कि संशोधन भी इस प्रकार से किया जाएगा कि जो संविधान है उसके जो मूल ढांचा हो उसमें परिवर्तन ना हो दोस्तों। ठीक है, उसके बाद जब 1973 में यह बयान उच्चतम न्यायालय ने दे दिया, उसके बाद इसमें अभी तक का एकमात्र संशोधन हुआ 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। इसमें एकमात्र संशोधन हुआ और उस संशोधन के द्वारा तीन शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से जोड़े गए थे, समाजवादी,
निरपेक्ष और अखंडता। जो ये तीन शब्द जोड़े गए थे दोस्तों, ये जो मूल संविधान हमारा लागू हुआ था उसमें ये नहीं था। ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसके संविधान के बारे में किसने क्या कहा वो भी हमारा जानना जरूरी है। अगर दोस्तों प्रश्न आता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो संविधान की आत्मा उस का के ही लिए कहा जाता है। अगर कहीं पे भी दोस्तों ये शब्द आ जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की जो आत्मा है वो संवैधानिक उपचारों के लिए कहा जाता है, अर्थात अनुच्छेद 32 के लिए। दोस्तों एक जो के.एम. मुंशी थे विद्वान, उन्होंने उद्देश्य के लिए क्या कहा था, उन्होंने उद्देश्य के लिए राजनीतिक जनपत्री कहा। और अगर हम बात करें ये पूरा पूरा जो संविधान था उसके लिए भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था, तो दोस्तों उसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पवित्र दस्तावेज कहा था। उन्होंने कहा था कि यह पवित्र दस्तावेज है। क्या है? संविधान है। दोस्तों मैं एक जो जहाँ पर लोग बहुत ही फंसते हैं वो मैं आपके लिए क्लियर कर दूं। आपको दो तारीख देखने को मिलेंगी, एक मिलेगी 20 नवंबर 1949 और एक मिलेगी 26 जनवरी 1950। दोस्तों इसका क्या महत्वपूर्ण योगदान है, उसका क्या योगदान है, देखो देखिए दोस्तों 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अपनाया था, अर्थात स्वीकार किया गया था। और संविधान के कुछ प्रावधान इसी दिन लागू हो गए थे। अगर क्वेश्चन बने कि संविधान सभा ने संविधान को कब स्वीकार किया, तो आपका जवाब होगा 26 नवंबर 1949 को। और आपको यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि इस दिन संविधान के कुछ प्रावधान लागू हो गए थे, जैसे कि नागरिकता वगैरह। ठीक है। पर अगर क्वेश्चन आ जाए कि संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था, दोस्तों संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कभी कभी दोस्तों इन दो क्वेश्चनों में बच्चा फंस जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि संविधान लागू कब से हुआ था। अगर वो कहें कि संविधान लागू कब से हुआ था पूर्ण रूप से, तो 26 जनवरी 1950। अगर कहें संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अंगीकृत अंगीकृत अर्थात अपनाया गया, कब अपनाया गया, 26 नवंबर 1949 दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मोटा मोटा मैंने बता दिया है। अगर आप इसको एक दो बार देखेंगे ध्यान से तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगले की वीडियो में हम क्रम से ऐसे ही कुछ फैक्ट को के साथ आपको बताते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसके लिए आप लाइक ज़रूर करें, और कोई भी अगर गलतियाँ हों या त्रुटियाँ हों तो अपना छोटा भाई या बड़ा भाई समझ के मेरे को बताएं। और अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे थोड़ा मेरे को मोटिवेशन मिले। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।